हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बोर्ड एग्जाम 2022 एमपी बोर्ड के सभी बच्चे आज जुड़ेंगे और क्लास को अंत तक करेंगे। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर फास्ट रिवीजन होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा इस वीडियो के माध्यम से आज मैं ऑब्जेक्टिव करने वाला हूँ। जितने भी चैप्टर कराऊंगा हर चैप्टर के 25 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फास्ट रिवीजन करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। चलिए शुरू करते हैं। फिर आपके लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं और आप हमारा सपोर्ट करिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। प्यारे बच्चों, इसका जो मैं पूरा पीडीएफ है वो टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा सी कोचिंग क्लासेस का, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख ही गया। एप्सिलॉन नॉट का बिमी सूत्र क्या होता है? m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर -4 a स्क्वायर। फास्ट रिवीजन है। कितना है भैया हमारे पास? m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर -4 और a स्क्वायर। यदि समझ में नहीं आया इसलिए मैं फिर से लिख दिया। एप्सिलॉन नॉट का बिमीय सूत्र। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है पर बच्चों एकांक आवेश पर लगने वाला बल। बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और आवेश का होता है कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। क्या हो गया? न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बिमीय सूत्र है m0Lta। m0Lta। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है? इसकी प्रकृति कैसी है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि पर बच्चों? सदिश राशि है। आदर्श द्विध्रुव का आकार कैसा होता है? आदर्श द्विध्रुव का आकार बिंदु आकार का होता है। आदर्श द्विध्रुव का आकार कैसा होता है? बिंदु आकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड क्यूब एम्पियर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड क्यूब एम्पियर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एमकेएस में मात्रक। अब देखो कम समय में यहां पर आप क्लियर करोगे, आपको ऑब्जेक्टिव एक बार पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस आप वीडियो देखो, बस सिंपल से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एमकेएस पद्धति में मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड क्यूब एम्पियर। सीजीएस पद्धति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बच्चा लोग डाइन प्रति स्थैत कूलाम। डाइन प्रति स्थैत कूलाम। वायु का परवैद्युतांक कितना होता है भैया? तो 1 होता है। वायु का परवैद्युतांक कितना होता है? 1 होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है? तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम। 1.6 × 10⁻19 कूलाम। एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एक कूलाम आवेश पर तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। धातु का परवैद्युतांक कितना होता है? तो धातु का परवैद्युतांक अनंत होता है। धातु का परवैद्युतांक कितना होता है बच्चों? धातु का परवैद्युतांक अनंत होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र बताना आपको। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र बताना है P बराबर 2Q × A। कितना होता है फिर बच्चों? 2Q × A। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु पर पृष्ठ द्वारा बनाए गए घनकोण का मान कितना होता है? 4 पाई होता है। घनकोण का मान कितना होता है? 4 पाई होता है। कई सारे क्वेश्चन हम रिवीजन भी करेंगे क्योंकि बार बार यदि वही क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। विद्युत फ्लक्स का बिमीय सूत्र होता है m l की पावर 3 t की पावर -3 1 पावर -1। बिमीय सूत्र है m l की पावर 3 t की पावर -3 1 पावर -1। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है कूलाम मीटर। 2Q होता है, इससे कूलाम मीटर हो जाता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है आपका कूलाम का नियम 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। ये दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स गास के प्रमेय से Q/ε0 होता है। ऑब्जेक्टिव में साथ साथ में सही जोड़ी में आ जाता है। ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है प्यारे बच्चों? -PE sin θ। -PE sin θ। बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है? तो 1/4πε0 के Q/r²। ये बिंदु आवेश के कारण आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य PE1 - cos θ। PE1 - cos θ। क्या? PE1 - cos θ। इसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहाँ पर। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आपने भी पढ़ा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, इसको पढ़ लिया आप। वायु का परवैद्युतांक कितना होता है? 1 होता है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18। रिवाइज भी करते चलो, कोई दिक्कत नहीं। यदि मिल ही गया दोबारा क्वेश्चन।
बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी की तीव्रता, भाई बिंदु आवेश कारण जो होता है वो अच्छी स्थिति में 1/r की होता है, 1/4πε0 Q बटे r क्यूब। तो ये E प्रोपोर्शनल 1/r क्यूब, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देता है। यदि किसी विलगित वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उस पर आवेश क्या होगा, धनावेश होगा। इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनावेश आता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणावेश आता है। एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसमें कौन सा आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो फिर धनावेश होगा। मूल आवेश का मान कितना होता है फिर बच्चों, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये सबको पता है। मूल आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। विद्युत क्षेत्र का सीजीएस पद्धति में मात्रा क्या होता है, डायन प्रति स्थैत कूलाम, डायन प्रति स्थैत कूलाम। विद्युत क्षेत्र का सीजीएस पद्धति में मात्रा क्या होता है, डायन प्रति स्थैत कूलाम। किसी विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश कितना होता है, शून्य होता है। किसी विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश कितना होता है, तो शून्य होता है। किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव क्या होता है, संरक्षित रहता है। यदि रिक्त स्थान में आ गया, किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, तो दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। सत्य असत्य बताना है आपको। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। जी हाँ, कोई भी आपका खोखला होगा, आवेशित होगा, अंदर भाई कोई आवेश नहीं है, इस कारण से वहां पर तीव्रता शून्य होगी। दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, बिल्कुल असत्य है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। धातु का प्रवर्धन अनंत होता है, सत्य या असत्य बताओ, तो सत्य है। धातु का प्रवर्धन अनंत होता है। किसी चालक के अंदर में से विद्युत क्षेत्र नहीं गुजरती, बिल्कुल सत्य है। चालक से प्लस से निकलता है, माइनस पर समाप्त होता है, अंदर किसी प्रकार की क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती। देखो कैसा लगा भैया, 40 क्वेश्चन हो चुके। 40 क्वेश्चन, लगभग 35 क्वेश्चन हो गए ना। उम्मीद करता हूं यार ऐसे क्वेश्चन समझ में आए। वीडियो को अंत तक देखते रहे। अभी दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। फिर बच्चों दूसरे चैप्टर में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। और बढ़िया मजा ले लेकर आप पढ़ाई करो, बिल्कुल आपको डाउट में नहीं रहना है, अच्छे तरीके से तैयार करना है। धातुओं में धारा प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। धातुओं में धारा प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है फिर बच्चों, किस पर निर्भर करता है, तो पदार्थ पर। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ पर निर्भर करता है। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाता है, तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। एक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुनी करने से प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कितना होता है, ओम मीटर। कितना होता है, ओम मीटर। ओमी प्रतिरोध क्या है फिर बच्चों, तांबे का तार। ओमी प्रतिरोध किससे बनाया जाता है, तांबे की तार की बनाई जाती है। ताप बढ़ाने पर किसका प्रतिरोध घटता है, तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है। आगे देखो, अतिचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है, अनंत होती है। अतिचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है, तो अनंत होती है। दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध समान होता है, केवल धारा। दो प्रतिरोध की श्रेणी यदि संयोजित कर दी जाए तो प्रत्येक प्रतिरोध में क्या समान होगा, तो धारा। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, धारा समान होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, तो विभव कहलाता है। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएंगे तो किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। विभव का ऐसा ही मात्रक बताओ बच्चा लोग, तो वोल्ट। विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट। विभव का विमीय सूत्र ml² टी की पावर -3 1 पावर -1। ml² टी की पावर -3 1 पावर -1 विभव का विमीय सूत्र होगा। विभव कितने प्रकार के होते हैं, तो विभव 2 प्रकार का होता है पर बच्चों, एक धनात्मक विभव और एक ऋणात्मक विभव। विभव कितने प्रकार के, 2 प्रकार से, एक धनात्मक विभव और दूसरा ऋणात्मक विभव। दो विभवों का अंतर क्या कहलाता है, तो दो विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। दो विभवों का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। पृथ्वी का विभव कितना होता है, तो पृथ्वी का विभव 0 होता है। पृथ्वी का विभव कितना होता है, तो पृथ्वी का विभव 0 होता है। धारिता का एसआई मात्रक क्या है बच्चों, धारिता का एसआई मात्रक फैराड है। धारिता का एसआई मात्रक क्या है, तो धारिता का एसआई मात्रक फैराड है। धारिता का विमीय सूत्र बताओ, तो m की पावर -1 l की पावर -2 t की पावर 4 a²। धारिता का विमीय सूत्र लिख लो, m की पावर -1 l की पावर -2 t की पावर 4 और a²। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव आएगा ही नहीं। जितना मैं करा रहा हूं उतना यदि आप तैयार कर लो तो आप तो बिल्कुल राजा हो, राजा। समझ रहे हो। चलिए, गोली चालक की धारिता का सूत्र कितना होता है, 4πε0 r। ठीक है, 4πε0। गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है 4πε0 r। 4πε0 r। समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटों के बीच विभवांतर नियत है। भी का मान नियत है।
जब प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर परावैद्युत रख दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहती है। यानी समांतर प्लेट के बीच वायु के स्थान पर अन्य माध्यम भी रख दें, परावैद्युत रख दें, कोई परिवर्तन नहीं होती। दो संधारित्रों को समांतर क्रम जोड़ने पर संधारित्रों का समान होता है विभव। जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो धारा समान होता है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो विभव समान होता है। क्लियर? चलिए, समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। दोनों परिस्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात कितना होता है? तो 4:1। कितना होता है? 4:1। पेपर के पहले भैया रामबाण है, आप लोग हर क्वेश्चन को पढ़ लो, तैयार कर लो। दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम जोड़ने पर प्रत्येक आवेश प्रत्येक पर क्या समान रहता है? तो श्रेणी क्रम जोड़ेंगे तो आवेश संधारित्रों को जोड़ेंगे तो, जब भैया प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो मान लीजिए अलग है, लेकिन संधारित्र को समांतर क्रम जोड़ेंगे तो आवेश समान होगा। श्रेणी क्रम जोड़ेंगे तो आवेश समान होगा, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो विभव समान होगा। याद कर लो, संधारित्रों को समांतर क्रम जोड़ेंगे तो विभव समान होगा, श्रेणी क्रम जोड़ेंगे तो आवेश समान होगा। 1 फैराड बराबर कितना होता है? 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। 1 फैराड बराबर कितना होता है? 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 फैराड में कितने स्थैतिक फैराड होता है? 9 × 10⁻11 स्थैतिक फैराड। 1 फैराड में कितने स्थैतिक फैराड? 9 × 10⁻11 स्थैतिक फैराड। 1 फैराड में कितना स्थैतिक फैराड भैया? 9 × 10⁻11 स्थैतिक फैराड। वह कौन सी युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन के उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है? वो संधारित्र कहलाती है। वह कौन सी युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक में आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे लेकिन फिर भी धारिता बढ़ जाए, वो उसकी संधारित्र कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? संधारित्र कहलाती है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता में क्या परिवर्तन हो जाता है? यदि समांतर प्लेट के संधारित्र के बीच की दूरी बढ़ा दें तो धारिता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। धारिता क्या हो जाती है? यानी समांतर प्लेट के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता कम होगी। 3 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो 1/3 धन 1/3 धन 1/3 कुल मिलाकर 1 ही माइक्रोफैराड आएगा। बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विभव कितना होता है? विभव 1/4πε0 Q/R। Q/R 1/4πε0 Q/R होता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होता है भैया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे दूरी। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे दूरी। कुचालक माध्यम होने पर विभव में क्या परिवर्तन होगा? तो कुचालक माध्यम होने पर विभव का मान कम हो जाता है। विभव का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आगे देखो भाई, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र की लंबवत ले जाने पर किया गया कार्य कितना होगा? शून्य होगा। लंबवत ले जाएंगे तो कार्य क्या हो जाएगा? शून्य होगा। धारिता का सूत्र बताओ। Q/V। C = Q/V हो जाएगा। चालक की स्थितिज ऊर्जा कितना होता है भैया? 1/2 CV²। 1/2 CV²। चलिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र कितना होगा? ε0 A/d। ε0 A/d। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ε0 A/d। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है? समान होता है, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है? समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के किस स्थिति में विद्युत विभव का मान शून्य होता है? तो निरक्षीय स्थिति में। और भैया अच्छी स्थिति में विभव शून्य नहीं होता, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है? शून्य होता है। खोखले चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो खोखले चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर कौन सा राशि नियत रहता है? विभव या विभवांतर। क्या? विभव या विभवांतर। तो ये हो गए मेरे बच्चों, इसके तो 40 क्वेश्चन हो गए, इसमें 29 लिखा है, तो चैप्टर सेकंड के 40 क्वेश्चन आपको रिवीजन करना है। फास्ट रिवीजन, केवल सुनना है, लिखना नहीं है, परेशान नहीं होना है, केवल सुन लो अंत तक सुन लो, आपको मजा आने वाला है। सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप सॉल्व करते चलो। अब बात कर लेते हैं चैप्टर 3 में। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा लंबा चल रहा है, लंबा वीडियो भी है, अंत तक देखते रहिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। शुरू करें, देखिए फटाफट, फास्ट रिवीजन है। धातुओं में धारा प्रवाह होता है, किस कारण से होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। धातुओं में धारा प्रवाह किसके कारण होता है प्यारे बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो पदार्थ पर। विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो पदार्थ पर निर्भर करता है। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई की 2 गुनी कर दी जाए, प्रतिरोध 4 गुना। देखो भाई, कुछ चीजें हैं जो रिवीजन होंगी, थोड़ा बहुत आप परेशान मत होना, ठीक है।
विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। ओमी प्रतिरोध किसका बनाया जाता है? तांबे के तार का बनाया जाता है। प्रतिरोध किसका बनाया जाता है? तांबे के तार का बनाया जाता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? किसका घटता है भैया? अर्धचालक का। किसका घटता है? अर्धचालक का। कुछ क्वेश्चन जो है आपको रिवाइज करने के तौर पर मिलेंगे, बिल्कुल आप परेशान मत होना। आगे देखिए, अतिचालक पदार्थ का चालकता किस पर निर्भर कितना होता है? तो अनंत होता है। अतिचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है? अनंत होती है। दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, प्रतिरोध में धारा समान होता है। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा समान होता है, ठीक है। आवेश नहीं भैया, आवेश संधारित्र की बात करेंगे तब होता है। विद्युत सेल किसका स्रोत है? तो विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। विद्युत सेल किसका स्रोत है? विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो विद्युत अपघट तथा इलेक्ट्रोडों के बीच की प्रकृति पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटाया जा सकता है कब? उनके इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी घटाकर। उनके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यदि घटा दी जाए तो फिर प्यारे बच्चों आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है, ठीक है। आगे चलिए अगला हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार फिर से यहां पर देखेंगे। यहां पर देखिए फटाफट, किसी चालक का विद्युत प्रवाह का कारण क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, ये पता है। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का, ठीक है। यहां पर देखो कौन सा संबंध सही नहीं है? प्रतिरोध ओम, आवेश कूलाम, विद्युत धारा एम्पियर, तो ये तीन सही है प्यारे बच्चों, ये तीनों के तीनों सही हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन होने चाहिए, एक ऑप्शन है ही नहीं है। प्रतिरोध ओम है ना, आवेश का कूलाम होगा, विद्युत धारा का एम्पियर है, तो सही है। व्हिट स्टोन सेतु का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मीटर सेतु पर आधारित है। यहां पे थोड़ा गलत कर दिया। व्हिट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित कौन सा उपकरण है? तो मीटर सेतु, यानी मीटर सेतु जो होता है व्हिट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है, उल्टा मैंने बता दिया। व्हिट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित उपकरण मीटर सेतु, अर्थात ऑब्जेक्टिव आ जाए मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप बताओगे व्हिट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। विभव प्रवणता का एसआई मात्रक बताओ, तो विभव प्रवणता का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। विभव प्रवणता का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। क्या? वोल्ट प्रति मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर। विद्युत धारा की प्रकृति क्या है? विद्युत धारा की प्रकृति अदिश राशि है, अदिश राशि। जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो सदिश है। विद्युत धारा अदिश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश है। धात्विक चालकों में विद्युत धारा वाहक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बहती है। कई बार आ गए मुक्त इलेक्ट्रॉन, सही है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन कई बार हम दे चुके हैं शब्द, तो आपको याद ही हो गया होगा। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है? घट जाता है। रिक्त स्थान में ऐसे क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होंगे। आप ये मत समझो कि सर इतने लंबे चौड़े वीडियो बना रहे हैं तो याद होगा कि नहीं होगा। यार पढ़ो तो एक बार, मजा आएगा। विभवमापी एक आदर्श वोल्ट मीटर, विभवमापी एक आदर्श वोल्ट मीटर होता है। प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र है ml³ (10⁻³ 1⁻²). ml³ (10⁻³ 1⁻²). अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसे होता है? तो ऋणात्मक होता है। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, ठीक। चलिए यहां पर सही जोड़ी मिलान करिए, इसमें सही करेक्ट पूरा कंप्लीट करेक्ट आंसर है। ओम का नियम किससे संबंधित होता है? विभवांतर और धारा में संबंध बताता है। ओम का नियम विभवांतर और धारा में संबंध बताता है। ओम का नियम विभवांतर और धारा में संबंध बताता है। किरचॉफ का नियम जटिल विद्युत परिपथ का अध्ययन कराता है। किरचॉफ का नियम प्यारे बच्चों जटिल विद्युत परिपथ का क्या कराता है? अध्ययन कराता है। साइमन जो है, साइमन विद्युत चालकत्व का मात्रक है साइमन। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट है। प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक प्रति केल्विन और प्रतिरोध का मात्रक ओम। बिल्कुल सिंपल है ना। फास्ट रिवीजन, फास्ट। जिस दिशा में धनावेश प्रवाहित होता है वही विद्युत धारा की दिशा होगी। बिल्कुल सत्य। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह के विपरीत, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत धारा बहती है। बिल्कुल सत्य है भैया। इलेक्ट्रॉन जहां बहेगा उसके विपरीत धनावेश बहेगा, उसके विपरीत में धारा बहेगी। बिल्कुल सत्य है। किसी चालक की प्रतिरोध उसकी लंबाई तथा क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। असत्य है, पदार्थ पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ पर निर्भर करती है। ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकों का प्रतिरोध बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है। अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है, लेकिन चालकों का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ओमी प्रतिरोध के लिए VI वक्र एक सरल रेखा होता है। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। मानव शरीर का प्रतिरोध 10 किलो ओम के क्रम का होता है। बिल्कुल सत्य है। विभवमापी का तार तांबे एल्यूमिनियम को बनाया जाता है। असत्य है।
ठीक है। एल्यूमिनियम तांबे का, दोनों का बनाया जाता है, बना सकते हैं, नहीं, गलत है। विद्युत धारा का सूत्र कितना होता है, I बराबर Q/T। समय के साथ आवेश में प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। 1 कूलाम और 1 एम्पियर के बीच संबंध कितना होता है, यहां पर देखो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड, 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। चलिए आगे देखिएगा, यहां पर न्यूमेरिकल है प्रतिरोधकता का सूत्र, इसको लिख लो। प्रतिरोधकता का सूत्र रो बराबर RA/L, रो बराबर RA/L। मीटर सेतु का तार किस पदार्थ का बना होता है, मैग्नीन या कांस्टेंटन, मैंगनीन या कांस्टेंटन। मीटर सेतु का तार किसका बना होता है, मैंगनीन या कांस्टेंटन का बना होता है। तो चैप्टर 3 भी हमारा हो चुका है। अब हम चैप्टर 4 की बात करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 4 में भी काफ़ी क्वेश्चन है, मज़ा आएगा, जल्दी चलते रहिए। और सबके फोटो आपको PDF में मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर बताइए आपका PDF कोई और हाथ मार देता है, यार क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो बच्चा लोग, पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है, हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे ही रहे हैं अभी आपको। चलिए शुरू करते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, ऑरस्टेड ने की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो ऑरस्टेड ने की थी। किसने की प्यारे बच्चों, ऑरस्टेड ने की थी। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, क्या करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न कर सकता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। एम्पियर का परिपथी नियम का सूत्र क्या है, यहाँ पे समाकलन है B/dl है बराबर μ0I। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है भैया, कुंडली के तल के लंबवत होता है, कुंडली के तल के लंबवत होता है। अगला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल शून्य होता है, जबकि आवेश की गति की दिशा कैसी होती है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। ठीक है, कैसी होती है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होता है, जबकि लूप का तल कैसा होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, दोनों का सेम है। परिपथ में विद्युत धारा का मापन किया जाता है किसके द्वारा, परिपथ में विद्युत धारा का मापन अमीटर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, अमीटर के द्वारा किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र है M(l⁻²) 1/-1, ये -1 है, -1 है, ठीक है, M(l⁻²) 1/-1। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है, QVB sin थीटा। लॉरेंज बल का सूत्र QVB sin थीटा। साइक्लोट्रॉन किसके लिए उपयोग में लाया जाता है, आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए। साइक्लोट्रॉन का उपयोग कहाँ होता है, आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए। टेस्ला कितने गाउस के बराबर होता है, 10⁴ गाउस के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका सही जोड़ी है प्यारे बच्चों, यहां पर आप देख लीजिए। और अगला संट है, तो संट एक अमीटर में यूज होता है। और एक सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, B बराबर μ0/4π×2I/r। ऐसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में सही विकल्प में ना पूछ करके सीधा आपका सही जोड़ी मिलाओ, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन है, सत्य सत्य बताना है। संट सदैव श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, क्या सत्य है, बिल्कुल सत्य है। संट सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सॉरी स्टूडेंट, यहां पर थोड़ा सा गलत है, ये असत्य है। संट जो है आपका समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, संट सदैव श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है तो असत्य है, संट सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ मिस्टेक हैं तो मैं यहाँ पे सुधरवा दूंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए उसके साथ श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ते नहीं, समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता, असत्य है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, बिल्कुल कथन सत्य है। एम्पियर का नियम सभी धाराओं के लिए सत्य है, बिल्कुल असत्य है। एम्पियर का परिपथी नियम केवल प्यारे बच्चों एक बंद परिपथ के लिए है, ये सभी धाराओं के लिए सत्य नहीं हो सकता। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो ऑरस्टेड ने की थी। किसने की, ऑरस्टेड ने की थी। साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति FC बराबर QB/2πm, 2πm, QB बराबर 2πm। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो शून्य होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, शून्य होता है। वोल्ट मीटर को कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध के तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। वोल्ट मीटर को कुंडली के साथ किस क्रम में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, एसआई में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ऑर्स्टेड न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। एसआई में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बताओ। तो यहां पर थोड़ा आप लोग इसको काटिएगा, ऑर्स्टेड को। एसआई में पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर डी बराबर म्यू 0/4 आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये बायो-सेवर्ट के नियम से सूत्र है, याद कर लो आप लोग। म्यू 0/4 2i/a किसका सूत्र है? तो लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। लॉरेंज बल का सूत्र बताओ। F बराबर QVB साइन थीटा, याद कर लो, अभी इसके पहले भी हमने बताया। लॉरेंज बल का सूत्र F बराबर QVB साइन थीटा, F बराबर QVB साइन थीटा। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या बताता है? आवेश पर बल या हथेली के लंबवत आवेश पर बल बताता है। क्या? आवेश पर बल, आवेश की जो दिशा है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बताता है? आवेश पर बल। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बताता है? आवेश पर लगने वाले बल की दिशा, अंगूठा की दिशा बताता है। ठीक है, ये आपका हो गया प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता, हमने अभी पढ़ा लिया, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसके बाद भी इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं प्यारे बच्चों, देख सकते हैं। एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न कर सकता है? विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ये रिवीजन हो गया। निर्वात में दो समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही हो, तब उनके मध्य क्या होगा? आकर्षण होगा। एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करें तो आकर्षण, विपरीत दिशा में हो जाएगा प्रतिकर्षण। एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश करता है, तो कण का पथ कैसा हो जाएगा? ऋजुरेखीय। क्या? ऋजुरेखीय, सरल रेखीय। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण कितना होता है? NIAB। किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप बल आघूर्ण अधिकतम होता है जबकि क्षेत्र और लूप तल के लंबवत हो। अभी इसके पहले इसको तो आपने देख लिया। इसके बाद आप यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? लॉरेंज बल। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर जो लगने वाला बल है वो लॉरेंज बल कहलाता है। लॉरेंज बल का बल सूत्र कितना होता है? F बराबर QVB साइन थीटा। लंबवत होगा तो F बराबर QVB हो जाएगा। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। इसके बाद और कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं प्यारे बच्चों। प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके कारण उत्पन्न होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। देखो क्वेश्चन, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। प्रेरकत्व का विमीय सूत्र लिख लो, ml² t⁻² 1⁻²। ml² t⁻² 1⁻² प्रेरकत्व का विमीय सूत्र है। इसके बाद भंवर धारा को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की क्रोड किससे बनाए जाते हैं? पटलित बनाए। कैसे बनाए जाते हैं? पटलित बनाए जाते हैं। भंवर धारा को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित बनाए जाते हैं। चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होने पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। चुंबक और कुंडली के मध्य किस प्रकार गति होगी? आपेक्षिक गति होगी, तभी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, चलिए, किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का आंकिक मान कुंडली के स्वप्रेरकत्व के बराबर होगा। कुंडली के स्वप्रेरकत्व के बराबर होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। चुंबकीय क्षेत्र का वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट। प्रेरित धारा का मात्रक एम्पियर। ठीक है, इसके बाद विद्युत वाहक बल होने का मूल कारण क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। यदि विद्युत वाहक बल परिवर्तित हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है? तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ये बदलता है। तो चैप्टर 4 आपका कंप्लीट। इसके बाद चैप्टर 5 आपके सिलेबस में है नहीं। अब बात कर लेते हैं चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 में पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रण की खोज किसने की? फैराडे ने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है, कुंडली के प्रतिरोध से स्वतंत्र होता है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक बताना है तो आपका हेनरी है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है। यदि समतल कुंडली में n फेरे हों तो इसका स्वप्रेरकत्व तो अनुक्रमानुपाती होता है n स्क्वायर के। किसके? n स्क्वायर के। यदि समतल कुंडली में n फेरे हों तो इसका स्वप्रेरकत्व किसके अनुक्रमानुपाती होता है? n स्क्वायर के। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चे लोग? वेबर होता है। भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है उपरोक्त सभी में। इसमें 4 ऑप्शन ही नहीं है। चलो क्वेश्चन को कैंसिल करते हैं।
प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है किस नियम से? प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है लेंज के नियम से। किससे? लेंज के नियम से। लेंज का नियम संबंधित होता है किससे? ऊर्जा संरक्षण पर। लेंज का नियम किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। चलिए, एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका स्व प्रेरकत्व कितना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? 4 गुना। दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तित होता है। इसको मत तैयार करो, कोई जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चनों पर विशेष फोकस नहीं देना। चलिए आगे देखिए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना आप लोग। प्रेरकत्व का विमीय सूत्र ml² (10⁻²) 1⁻²। कुछ क्वेश्चन m मान लीजिए रिपीट होते हैं, फिर भी आप तैयार करते चलो। प्रत्यवर्ती धारा कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है? प्रत्यवर्ती धारा ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। ये आपका चैप्टर 7 का भी कुछ क्वेश्चन मिला जुला है, समझ रहे ना। एक चक्र में प्रत्यवर्ती धारा की दिशा कितनी बार बदलती है? तो 2 बार। ठीक है, एक चक्र में प्रत्यवर्ती धारा की दिशा कितनी बार बदलती है? चैप्टर 7 के कुछ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 2 बार बदलती है। ठीक है, संधारित्र अपने में से किस प्रकार की धारा को प्रवाहित होने देते हैं? बताओ। तो प्रत्यवर्ती धारा को प्रवाहित होने देते हैं। किसी प्रत्यवर्ती परिपथ में यदि धारा वाटहीन हो तो शक्ति गुणांक का मान कितना होगा? 0 होगा। किसी प्रत्यवर्ती परिपथ में यदि धारा वाटहीन है तो शक्ति गुणांक का मान 0 होगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिणामन अनुपात 1 से अधिक होता है और अपचाई ट्रांसफार्मर का परिणामन अनुपात 1 से कम होता है। लिख लो, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का 1 से अधिक, उच्च मतलब अधिक और अपचाई मतलब निम्न, 1 से कम होता है। ट्रांसफार्मर के क्रोड पटलित बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि विद्युत धारा का या विद्युत ऊर्जा का अपव्यय ना हो। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का अपव्यय ना हो। चलिए, अभी ये जो चैप्टर प्यारे बच्चों 7 का था, लेकिन चैप्टर 6 का भी कुछ क्वेश्चन अभी कर लेते हैं। लेंज का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। भंवर धारा की खोज किसने की थी? फोको ने की थी। ठीक है, भंवर धारा की खोज किसने की थी? फोको ने की थी। उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसे वेबर से नापा जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स। क्या? चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उस कुंडली के धारा में परिवर्तन के विरोध के माप के बराबर होता है। सत्य है कि सत्य? बिल्कुल सत्य है। जो आपका स्वप्रेरकत्व है वो धारा के परिवर्तन के विरोध के बराबर होगा। भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में अपव्यय होता है। कथन सत्य है। एक कुंडली के अंदर लोहे का क्रोड रखने पर उसका स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है। बिल्कुल सत्य है। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक वेबर है। गलत है। वेबर का किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। अभी आपने देख ही लिया। ठीक है, बाकी तो आप लोग यहाँ पर समझ ही लिए। अब बात कर लेते हैं चैप्टर 7 में, चलते हैं प्यारे बच्चों। तो चैप्टर 7 कुछ क्वेश्चन हो भी गए हैं, यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। प्रत्यवर्ती विद्युत वाहक बल के शिखर मान का मान है ना, VRMS में संबंध कितना होता है? तो VRMS बराबर 0.70 V0 या V0। लिख लो इसको, 0.0 1/√2 गुना होता है 1/√2। 1/√2 का मान हो जाएगा 0.707। किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान I0 है, आभासी मान IRMS है, तो सेम हो जाएगा I0 बराबर √2 IRMS। इसको इधर करोगे तो वही वैल्यू आ जाएगा। IRMS बराबर 0.707 I0। एक संधारित्र अपने में से कौन सी धारा को गुजरने देता है? केवल प्रत्यवर्ती धारा को गुजरने देता है। ठीक है, केवल प्रत्यवर्ती धारा को गुजरने देता है। प्रत्यवर्ती परिपथ में बाटहीन धारा होगी यदि परिपथ में केवल क्या जुड़ा हो? ये आपका L का मतलब क्या है? प्रेरकत्व। L का मतलब क्या है? प्रेरकत्व। केवल प्रेरकत्व जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो प्यारे बच्चों? केवल प्रेरकत्व का जुड़ा हो। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? वोल्टता को घटाना या बढ़ाना। वोल्टता को घटाना या बढ़ाना ट्रांसफार्मर का कार्य है। ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? वोल्टता को घटाना या बढ़ाना। शुद्ध प्रेरकत्व में औसत व्यय शक्ति कितनी होती है? शुद्ध प्रेरकत्व में औसत व्यय शक्ति 0 होती है। ओमेगा L ये प्रतिरोधक के समान है, XL तो इसका इकाई हो जाएगा ओम, या 1/ωc का इकाई ओम होता है। क्या होता है? ओम। स्टार्टर का उपयोग जो कुंडली के साथ करते हैं, स्टार्टर का उपयोग सत्य है असत्य? तो आपका असत्य है। क्या है? असत्य है।
अनुनाद की स्थिति में प्रेरण प्रतिघात XL व संधारित्रीय प्रतिघात XC का मान बराबर होता है, बिल्कुल सत्य है। अनुनाद की स्थिति में XL बराबर XC होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात XL अनंत होता है, बिल्कुल कथन असत्य है। दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात XL अनंत नहीं होता। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिणामन अनुपात सदैव 1 से कम होता है, गलत। मैंने बताया ना, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिणामन अनुपात 1 से अधिक होता है, जबकि वहीं पे अपचाई ट्रांसफार्मर का परिणामन अनुपात 1 से कम होता है। ट्रांसफार्मर की क्रोड भंवर धाराओं के कारण होने वाली ऊर्जा हानि को कम करने के लिए पटलित बनाई जाती है, बिल्कुल सत्य है, ताकि ऊर्जा लॉस ना हो सके। प्रेरण प्रतिघात का यदि हम फार्मूला देखें ओमेगा एल, धारतीय प्रतिघात का 1/, यहाँ पर 2 पाई FC, ये आपका प्यारे बच्चों एक प्रकार से सही जोड़ी में है। RL परिपथ का प्रतिबाधा RL हो जाएगा, RC का होता है ये, LCR का होता है ये। लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आप एक बार देख लो, याद मत करो, एक बार देख लो, रट्टा नहीं मारना, बिल्कुल नहीं। ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है? प्रत्यवर्ती जनरेटर, AC जनरेटर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या है? AC जनरेटर, प्रत्यवर्ती जनरेटर। प्रतिघात का मात्रक क्या होगा? ओम होगा। क्या होगा? ओम होगा। भारत के घरों में दी जाने वाली विद्युत ऊर्जा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। जो अपने भारत में यानी अपने राज्य में, अपने घरों में जो विद्युत ऊर्जा दी जाती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है प्यारे बच्चों? तो 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। परिपथ की अनुनादी आवृत्ति बताओ। LC परिपथ की अनुनादी आवृत्ति 1/2 पाई LC। LC परिपथ का होगा ना, किसका? LC परिपथ का। आगे देखो, ट्रांसफार्मर क्रोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए पटलित किया जाता है। भंवर धारा के प्रभाव को कम करने के लिए पटलित क्यों बनाते हैं? भंवर धारा का प्रभाव कम हो जाए, ऊर्जा क्षय ना हो। ट्रांसफार्मर को परिपथ में प्रयुक्त नहीं कर सकते, दिष्ट धारा परिपथ में प्रयुक्त नहीं कर सकते, केवल ये प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में प्रयोग किया जाता है। अनुनाद परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान 1 होता है। शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? 1 होता है। प्रत्यवर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। धारा के किस प्रभाव पर आधारित होता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। एक शुद्ध धारितीय परिपथ में धारा विद्युत वाहक बल के कला में कितना आगे होता है? तो π/2, 90 डिग्री कलांतर में आगे होता है। तो ये हो गया चैप्टर 7 का प्यारे बच्चों। समझ में आया ये चीज कुछ? अब इसके बाद हम आगे देखते हैं चैप्टर 8, 9। तो चैप्टर 8 का यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, फटाफट देखते हैं प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव पहले चैप्टर 8 का, इसके बाद चैप्टर 9, अपना चैप्टर 10 बात कर लेंगे। आज जितना भी हो सकता है कोशिश करेंगे। इसके बाद इस वीडियो में नहीं हो पाएगा तो पार्ट 2 भी लाएंगे, और इससे बाहर आपको पढ़ना भी नहीं रहेगा, पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता, ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होते। ठीक है, विद्युत चुंबकीय ध्वनि तरंग यदि आ जाए, ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं तो बिल्कुल नहीं होते। ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होते। दृश्य के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कोटि कितना होता है? 10⁻⁻⁶। यानी दृश्य प्रकाश के जो तरंगदैर्घ्य की कोटि कितनी मीटर होती है? 10⁻⁻⁶ मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग का आविष्कार किसने किया? मैक्सवेल ने। विद्युत चुंबकीय तरंग का आविष्कार किसने किया? मैक्सवेल ने। विस्थापन धारा निम्न में से उत्पन्न नहीं होती है। तांबे के तार में विस्थापन धारा उत्पन्न नहीं की जा सकती। गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। लिख लो भैया, यहाँ पर आपका ऑप्शन है नहीं तो इसको छोड़ो। एक त्वरित आवेश चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, ये आपको पता है। एक त्वरित आवेश क्या उत्पन्न कर सकता है? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, दोनों चीजें। विस्थापन धारा किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है? वैद्युत फ्लक्स के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। जो मैं बोलते चल रहा हूं वो चीज आप सुनते चलो। विस्थापन धारा वैद्युत फ्लक्स के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए किन तरंगों का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों? तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग करते हैं। अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। मानव नेत्र तरंगदैर्घ्य की प्रकाश के लिए अधिक सुग्राही है। 5550 तरंगदैर्घ्य, एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। 5550 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य की प्रकाश के लिए अधिक सुग्राही है। पृथ्वी तल से ओजोन परत की लगभग ऊंचाई 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की, लगभग 21 किलोमीटर की परत मोटी पाई जाती है, ओजोन O3। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग के वेग का सूत्र क्या होता है? C = 1/√μ0 f0। देख लो भाई साहब, फिर से आपको क्वेश्चन मिलेगा, जैसे इस पे देख लो। विद्युत चुंबकीय तरंग अस्तित्व सर्वप्रथम किसने पुष्टि की थी? सर्वप्रथम पुष्टि हर्ट्ज ने की थी। सर्वप्रथम पुष्टि किसने की? तो हर्ट्ज ने की। पुष्टि की बात कर रहे हैं,
सर्वप्रथम पुष्टि किसने किया? तो हर्ट्ज ने किया। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल c बराबर 1/μ0 अंडर रूट के अंदर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट है ना, यहाँ पर एफ नॉट है, एप्सिलॉन नॉट कर दो, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट सही होगा। ओके, चलिए। ओजोन मंडल अवशोषित करता है पराबैंगनी किरणों को, पता है ना सबको, रक्षा करता है ओजोन मंडल, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। रोगों के कीटाणुओं को मारने के लिए किन किरणों का प्रयोग करते हैं? पराबैंगनी किरणों का प्रयोग करते हैं। किन किरणों का? पराबैंगनी किरणों का प्रयोग करते हैं। कुहरे में स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त किरणों का प्रयोग करते हैं। किन किरणों का प्रयोग करते हैं? अवरक्त किरणों का प्रयोग करते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्ध्य परास क्या होता है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होता है दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्ध्य परास, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। क्रिस्टलों की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का उपयोग करते हैं? तो एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। क्रिस्टलों की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग का उत्पादन किससे होता है? विद्युत दोलित्र से होता है। विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग का उत्पादन कहां से होता है? विद्युत दोलित्र से होता है। ठीक, यहां पर थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विद्युत रेडियो तरंग का उत्पादन हर्ट्ज ने किसके द्वारा किया था? स्फुलिंग विसर्जन द्वारा। किसके द्वारा? स्फुलिंग विसर्जन द्वारा। अब थोड़ा सा इसको तो याद ही कर लो यार आप लोग कि रेडियो तरंग की खोज किसने की? मार्कोनी ने की थी। सूक्ष्म तरंग की खोज किसने की? हर्ट्ज ने की थी। अवरक्त तरंग की खोज किसने की? विलियम हर्शल ने की। दृश्य प्रकाश की खोज किसने की? न्यूटन ने की। पराबैंगनी की रिटर ने, एक्स किरणों की रोंटजन ने, गामा किरणें हेनरी बैकरल ने की। लिख लो, चार्ट है, एक बार माइंड सेट कर लो। रेडियो तरंग मार्कोनी, सूक्ष्म तरंग हर्ट्ज, अवरक्त तरंग विलियम हर्शल, दृश्य प्रकाश न्यूटन, पराबैंगनी रिटर, एक्स किरणें रोंटजन, गामा किरणें हेनरी बैकरल। आपको सन याद नहीं हो रहा तो सन याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार खोजकर्ता का नाम याद कर लो। यहाँ पर फिर भी जैसे सही जोड़ी बनाइए, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। रेडियो तरंग अभी हमने कहा विलियम हर्शल ने, पराबैंगनी तरंग रिटर ने, एक्स किरणें रोंटजन ने, गामा किरणें बैकरल ने, दृश्य प्रकाश न्यूटन ने। ठीक है, चलिए। सत्य से तो बताओ, गामा किरणों का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। बिल्कुल सत्य है। त्वरित आवेश चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। बिल्कुल सत्य है। विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज मैक्सवेल ने की। बिल्कुल सही है। और सबसे पहले पुष्टि हर्ट्ज ने किया था। ऊष्मा की संवेदनशीलता पराबैंगनी तरंगों द्वारा होती है। असत्य है। विस्थापन धारा चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत का कार्य करता है। सत्य है। गामा किरणों की विभेदन क्षमता अधिक होती है। बिल्कुल सत्य है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की सैद्धांतिक खोज किसने की? सिद्धांत सबसे पहले हर्ट्ज ने किया था। हर्ट्ज ने। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोलन करते हैं। ये तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। क्या कैसी होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 400 नैनोमीटर। ठीक है। और यहां पर निम्न में से किसकी आवृत्ति सबसे कम होती है? गामा किरणें। इसका क्वेश्चन अभी इसको आप रहने दो, ये क्वेश्चन ही सही सेट नहीं हो रहा। ठीक है, यहां पर आप लोग याद कर लो, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य परास बताओ 400 नैनोमीटर। इसके बाद हमारा चैप्टर 10 स्टार्ट हो जाता है और थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे पहले बच्चों चैप्टर 10 का। शुरू करते हैं, चैप्टर 9 बाद में देख लेंगे। तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करती हैं, किस रूप में? ऊर्जा के रूप में। फटाफट इसको देखेंगे। तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं, किस कारण से? ऊर्जा के रूप में। प्रकाश से संबंधित कड़ी का सिद्धांत किसने किया? सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। समपोषी व्यतिकरण में तरंगों के बीच कालांतर कितना होता है? 2n पाई होता है। कितना होता है? 2n पाई। समपोषी व्यतिकरण में तरंगों के बीच कालांतर 2n पाई होता है। प्रकाश से संबंधित तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगन ने दिया था। प्रकाश से संबंधित तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगन ने दिया था। साबुन का बुलबुला किस घटना के कारण रंगीन दिखाई देता है? तो व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है। साबुन का बुलबुला किस घटना के कारण रंगीन दिखाई देता है? व्यतिकरण के कारण। ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण की घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण की घटना को विवर्तन कहा जाता है। यदि ध्रुवण कोण IP हो तो माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा? tan IP होगा। यदि ध्रुवण कोण IP है तो माध्यम का अपवर्तनांक tan IP होगा। प्रकाश के व्यतिकरण को प्रदर्शित करने वाला पहला प्रयोग था एंकर द्विस्लिट प्रयोग। कौन सा प्रयोग था? एंकर द्विस्लिट प्रयोग। एक स्लिट द्वारा विवर्तन किस प्रकार का विवर्तन होता है? फ्रानहोफर विवर्तन होता है। क्या होता है? फ्रानहोफर विवर्तन होता है। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र कितना होता है? बीटा बराबर डी लैम्डा बटी स्मॉल डी। डी लैम्डा बटी स्मॉल डी। क्या? डी लैम्डा बटी स्मॉल डी। एक तरंगाग्र के दो बिंदुओं में कितना कलांतर होता है? शून्य होता है। एक तरंगाग्र के दो बिंदुओं में कितना कलांतर होता है? तो बिल्कुल शून्य होता है।
तरंगाग्र की लंबवत रेखा किसकी दिशा को व्यक्त करती है? तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त करती है। तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त करती है। ध्रुवण की घटना कौन सी तरंगे प्रदर्शित करती है? तो अनुप्रस्थ तरंगे। ध्रुवण की घटना कौन सी तरंग प्रदर्शित करती है? अनुप्रस्थ तरंगे प्रदर्शित करती है। क्रॉस पोलेराइड की परिभाषा दीजिए। जिन दो पोलेराइड के ध्रुवण तल एक दूसरे के अभिलंबवत होते हैं उन्हें क्रॉस पोलेराइड कहते हैं। यदि दो पोलेराइड है ना, और उनके ध्रुवण के तल एक दूसरे के अभिलंबवत है तो उन्हें क्रॉस पोलेराइड कहते हैं। पतली फिल्मी रंग का क्या कारण है? व्यतिकरण। पतली फिल्मी रंग का क्या कारण है बच्चों? व्यतिकरण। ध्रुवण कोण पर परावर्तित किरण एवं अपरिवर्तित किरण के बीच कितना डिग्री कोण होता है? 90 डिग्री होता है। ध्रुवण कोण पर परावर्तित किरण एवं अपरिवर्तित किरण के बीच कितना कोण होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए एक बार हम और यहाँ पे चैप्टर 10 के कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हो सकते हैं, कुछ रिपीट हो। तो तरंगे किस स्थान से दूसरे स्थान तक किसके कारण संचरण करती है? ऊर्जा के रूप में। प्रकाश का व्यतिकरण में ऊर्जा संरक्षित हो जाता है। ऊर्जा क्या हो जाता है? संरक्षित हो जाता है। व्यतिकरण होता है किस प्रकार? अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों। दो कला संबंध स्रोत संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं, इनके बीच कलांतर 2 पाई होगा। और विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करेंगे, इसके बीच कलांतर पाई होगा। लिख लो, यदि संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करती है तो कलांतर 2 पाई, यदि आपका विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होता है तो कलांतर पाई होगा। ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को क्या कहते हैं? विवर्तन। ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को क्या बोलते हैं? विवर्तन कहते हैं। व्यतिकरण के लिए दो तरंगों की आवृत्तियां क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। व्यतिकरण के लिए दो तरंगों की आवृत्तियां क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। प्रकाश ऊर्जा का वाहक है। प्रकाश ऊर्जा का वाहक है। प्रकाश की कणिका सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया? आइजैक न्यूटन ने किया। प्रकाश किरणें तरंगाग्र के लंबवत होती हैं। प्रकाश किरणें तरंगाग्र के क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। पतली फिल्में रंगीन दिखने का कारण क्या है बच्चों? व्यतिकरण। ये तो पढ़ लिया आपने। दो तरंगों के व्यतिकरण में ऊर्जा संरक्षित रहता है। क्या होता है? संरक्षित रहता है। ये आपका सही जोड़ी मिलान है। अध्यारोपण का सिद्धांत पूरा फार्मूला होता है बाय और बाय 1 + बाय 2 + बाय 3। फ्रिंज चौड़ाई होता है λd अपॉन स्मॉल डी। ब्रूस्टर का नियम होता है स्मॉल m = 10 IP। ब्रूस्टर का नियम है स्मॉल m = 10 IP। समतल ध्रुवित प्रकाश पोलेराइड उत्पन्न करता है। संपोषी व्यतिकरण भैया 2n पाई। क्या होता है? 2n पाई। विनाशी व्यतिकरण 2n - 1 × पाई। 2n - 1 × पाई। प्रकाश के पृथक पृथक स्रोत कला संबंध हो सकते हैं, गलत है। इनका जो कला संबंध स्रोत जो होना चाहिए एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं हो सकता है। दो बल्ब हम जला दें तो कला संबंध नहीं हो सकता। ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण नहीं हो सकता है, इसलिए कथन असत्य है। ध्रुवण तल और कंपल तल समांतर होते हैं, असत्य है। लंबवत होना चाहिए। कैसे? लंबवत होना चाहिए। परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण होता है, बिल्कुल सत्य है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश का वेग कम हो जाता है, सघन माध्यम में जाएंगे तो कम होगा, सत्य है। हाइगन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाया जा सकता है, असत्य है। असत्य है भाई साहब, असत्य है। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए, व्यतिकरण की घटना किस प्रकार के स्रोतों में संभव है? कला संबद्ध स्रोत। किस प्रकार के स्रोत में? कला संबद्ध स्रोत में। एक तरंगाग्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कलांतर कितना होता है? 0 होता है। एक तरंगाग्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कलांतर 0 होगा। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र कितना होता है? λd अपॉन स्मॉल डी। अनंत पर स्थित प्रकाश स्रोत तरंगाग्र कैसा होगा? समतल तरंगाग्र। क्रांतिक कोण को किस प्रतीक से दर्शाते हैं? IC। प्रकाश की कणिका सिद्धांत किसने दिया? आइजैक न्यूटन ने दिया। कितने क्वेश्चन हो गए भाई साहब? 300 से कम नहीं हुए होंगे। कितने क्वेश्चन? 300 क्वेश्चन लगभग। और इसके बाद पार्ट 2 में भी जो चैप्टर बच गए पार्ट 2 में लाऊंगा। पार्ट 2 में मैं बाकी क्वेश्चन करा दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अंत में कहना चाहता हूँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाकर ज्वाइन कर लो। इसके सारे फोटोज कल आएंगे, बिल्कुल आपको मिल जाएगा, बिल्कुल आप चिंता नहीं करना। ठीक है, आप लोग बेहतर तैयारी करते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चों लोग। जय हिंद, वंदे मातरम।